नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और भारतीय बाजार आज एक रेंज में, जैसे कि कल शुरुआती दौर में तेजी थी, फिर मुनाफा वसूली, फिर एक रेंज है, वो रेंज आज भी कंटिन्यू होती दिखाई पड़ रही है। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक फिर इंडिविजुअल सेक्टर्स में काफ़ी हद तक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्पेशली आज आईटी जो कि इन फोकस है, स्पेशली टीसीएस की गाइडेंस घटने के बाद से इस पूरे स्पेस के अंदर कुछ जो प्रेशर है वो एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आईटी में जो प्रेशर है, ना केवल फ्रंट लाइन में बल्कि मिड कैप इंडेक्स में भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल से अगर बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स आज हरे निशान में है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में फ्लैट नेगेटिव टोन पे कामकाज हो रहा है। स्पेशली आईटी के अलावा जो बाकी इंडेक्सेस हैं उनके ऊपर नजर डाली जाए तो मेजरली बैंकिंग मोरलेस रेंज के अंदर है, मेटल तेजी के साथ कामकाज कर रहा है, रियल्टी में बाइंग देखी जा रही है, ऑटो भी मोरलेस हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ सिलेक्टिव बाइंग ज़रूर स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। लेकिन मेजर फोकस आज भी आईटी के ऊपर है। मिड कैप आप देख पा रहे हैं 0.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, स्मॉल कैप में ज़्यादा बाइंग है, करीब 3/4% ऊपर कामकाज करते हुए निफ्टी बैंक करीब 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। 20472 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे आज के इस सेशन में आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। और अगर आप भी निवेश के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन, एसएमएस के जरिए अपनी क्वेरीज आप हमें भेज सकते हैं। शेयर लिखिए हमारा कीवर्ड है, साथ ही सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है 1800-180-3545। साथ ही ऑल्टरनेट लाइन है 0120-425-8237। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर 7840020000 पर अपना शेयर लिखिए, शेयर की क्वांटिटी लिखिए और भाव लिखकर तुरंत ही हमें भेज दीजिए। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के पहले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद है और अविनाश गौरख साकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। कल्याण से प्रताप आहूजा ने हमें कॉल किया है। मिस्टर आहूजा, गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे पास फिनिक्स मिल के शेयर्स है 600 शेयर से करीबन, और मैंने काफी समय पहले उनको स्प्लिट होने से पहले 400 रुपए में, मतलब मेरे कभी कॉस्टिंग है उसकी, तब 2000 रुपए रेट था। राइट। तो ये इसी रेंज में 2 साल से 3 साल से ऐसे ही पड़ा है, तो उसको क्या रखूं, बेच दूं, क्या करूं एग्जैक्टली? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। अविनाश, गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहला सवाल रियल एस्टेट स्पेस से फिनिक्स मिल्स पर आया है। 600 शेयर्स हैं इनके पास, 400 रुपए की इनकी खरीद है। अभी प्रॉफिट्स में भी है, 432 के भाव पर अभी चल रहा है। और आज भी रियल स्पेस में जो आज मजबूती देखने को मिल रही है वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट कर रही है। इनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? मेरे ख्याल से फिनिक्स मिल एक ऐसा रियल एस्टेट कंपनी है जो ज़्यादातर अपने बिजनेस मॉडल को काफ़ी स्टेबल रखा है। इनफैक्ट इस कंपनी की खासियत ये है कि इनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेंटल इनकम आता है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि रियल एस्टेट स्पेस में सबसे लेस वल्नरेबल और वोलेटाइल बिजनेस मॉडल है। और क्लियरली हमको लग रहा है आने वाले से 12 से 15 महीने में जो अर्निंग्स के ट्रिगर्स पहले जो आए नहीं थे वो अभी प्ले आउट होंगे। तो मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। कम से कम 450 480 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, बट इनको मेरे ख्याल से 12 से 15 महीने का व्यू रख के ही काम करना चाहिए। जी, तो आपको राय दी गई है, 1 साल के नजरिए के लिहाज से ही अपनी पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं। हमारे साथ अनमोल तिवारी हैं, दिल्ली से मौजूद हैं। तिवारी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार तिवारी साहब, क्या सवाल आपका, पूछिए। एक्चुअली मेरे पास क्रॉम्पटन ग्रीव के शेयर है 320। ओके, किस भाव पे? 86 के भाव से जी। 3000 नहीं, 320। चलिए, और टाइम फ्रेम क्या रखते हैं आप? टाइम फ्रेम मेरा शॉर्ट टर्म का ही है, छोटी अवधि 2 महीने का। ओके अविनाश, सवाल क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर है। 320 शेयर हैं, 86 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 82-83 का मौजूदा स्तर है। आप क्या राय रखते हैं शेयर के ऊपर, क्या कर सकते हैं? आई थिंक इनका शॉर्ट टर्म व्यू है सुमित। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस आया है, कंपनी ने एक शार्प टर्न अराउंड दिखाया है। और कंपनी ने ये भी कहा है कि अक्टूबर तक वो अपना जो इंटरनेशनल बिजनेस है, पावर का बिजनेस, वो बेचना चाहते हैं। और ये अगर इवेंट होता है तो इनको डेफिनेटली एक अच्छी छलांग स्टॉक में मिलेगी। तो मेरे ख्याल से 3 महीने का व्यू रखिए। ये इवेंट डेफिनेटली काफ़ी बड़ा है, यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि डेट भी कम हो जाएगी। तो इसको होल्ड करें, मुनाफा बन सकता है। चलिए, तो आपको क्रॉम्पटन ग्रीव्स को लेकर राय दी गई है, आप बने रह सकते हैं। जिस तरह कंपनी कुछ स्टेक सेल की भी लगातार खबरें हैं और उनके साथ कंपनी कामकाज करे तो हो सकता है कुछ और तेजी भी देखने को मिले, तो आपको बने रहने की राय दी गई है। चलिए, लेकिन इसके अलावा अब एक अहम मुद्दे के ऊपर बातचीत करते हैं। लेकिन बाजार इस बीच निफ्टी अपने डे हाई पर आ चुका है। छोटी सी रेंज है, लेकिन रेंज के अपर एंड पर निफ्टी कामकाज कर रहा है। 8922 का लेवल देखने को मिल रहा है। अहम चीज़ ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी हाल में ही एजीएम और एजीएम में बड़ा धमाल स्पेशली टेलीकॉम स्पेस के अंदर हुआ, रिलायंस जियो की एंट्री के साथ
इसके बाद इस पूरे इवेंट के बाद एक और बड़ा इंटरव्यू मुकेश अंबानी ने दिया और इस इंटरव्यू के भी कई सारे पहलू हैं, खासतौर से टेलीकॉम को लेकर, तेल गैस को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, या फिर ओएनजीसी के साथ जो विवाद चल रहा है उन सभी चीज़ों को लेकर। तो मुकेश अंबानी ने अलग अलग पहलुओं के ऊपर बातचीत की और इन पहलुओं पे किस तरह के उन्होंने अपने आउटकम दिए हैं, फिर किस तरह का उनका व्यू है, इस पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद भी हैं मेरी टीम से, और साथ साथ सभी से हम बातचीत करेंगे टेलीकॉम स्पेस को लेकर उनके क्या कंसर्न्स हैं या फिर ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर क्या बातचीत उन्होंने की। लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने एक अहम चीज़ बोली वो ये कि काश वो 30 साल के होते, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी से वो कामकाज कर रहे हैं उनको लगता है कि अभी भी उनमें पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा बाकी है। और एक अहम चीज़ उन्होंने ये भी कही कि टेक्नोलॉजी जो पिछले 300 सालों में भारत ने देखी है उसका वो तो एक सिर्फ एक ट्रेलर था, अगले 20 सालों के अंदर जो टेक्नोलॉजी आने वाली है वो पूरी फिल्म होगी और वो टेक्नोलॉजी इतनी साउंड होगी कि भारत को जिस पायदान पे भारत है वहाँ से कई गुना ऊपर लेके चली जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने यही कही कि टेक्नोलॉजी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, हमेशा से टेक्नोलॉजी पसंद रही है उनको और शायद इसीलिए उन्होंने टेक्सटाइल के कारोबार को छोड़ के केमिकल इंजीनियरिंग करना पसंद किया और इसीलिए केमिकल कारोबार के साथ साथ ऑयल एंड गैस बिजनेस में विस्तार किया। तो टेक्नोलॉजी को लेकर उनका बहुत बुलिश स्टांस है और उसी के साथ ही हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की ही बात कर लेते हैं। अंचल मौजूद भी है मेरे साथ। अंचल, पहली चीज़, इस इंटरव्यू के बहुत सारे पहलू हैं, तेल गैस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, COI का मुद्दा भी है और रादर टेक्नोलॉजी यानी कि रिलायंस जियो की सबसे ज़्यादा उन्होंने पैरवी भी की है। लेकिन COI के मुद्दे पर लेकर या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर उन्होंने क्या कहा है, पहले आपसे ही समझ लेते हैं, बताइए। शुक्रिया। समय देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे अगर मैं रखूं तो COI ने जो दावे रखे हैं या फिर जो अगले बाकी ऑपरेटर्स दावे कर रहे हैं उनका सीधे तौर पे को और टेलीकॉम रेगुलेटर जो है COI दोनों को ही खदाड़ा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पूरा जिस तरह से कारोबार चल रहा है, ऑपरेटर जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं, ये सही नहीं है और कहीं ना कहीं एक बड़ा इन सभी को एकजुट होकर जो डिजिटल इंडिया मिशन है उसकी तरफ फोकस रखना चाहिए। जिस तरह से रुकावटें डाली जा रही हैं जियो के लॉन्च के से पहले जो मुद्दे आए थे, जिस तरह से अब COI बिहेव कर रहा है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि वो नहीं इस चीज़ पर टिकने, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये चीज़ किसी भी तरह से ग्राहकों तक नहीं जानी चाहिए, इसका ग्राहकों को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कॉल रेट्स ना होना वो ग्राहकों का हक है, बेहतर टेक्नोलॉजी ग्राहकों का हक है। जैसा कि आप कहते हैं टेक्नोलॉजी फेवर्ड है, 4G LTE जो उन्होंने नेटवर्क लॉन्च किया, उनका मानना है ये ग्राहकों को पूरी तरह से मिलना चाहिए। ना केवल इसमें बेहतर वॉइस क्वालिटी है बट बेहतर डेटा सर्विसेज हैं एंड ये इस समय की मांग है, इस समय के ग्राहकों की मांग है और जो ऑपरेटर्स कर रहे हैं वो गलत है। अगर आप एक इंटरेस्टिंग बात कहूँ मैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो टेलीकॉम सेक्टर है अभी तक एक तरह से अनार्की में था, लेकिन अब जियो के आने के बाद वो लोकतंत्र लाने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी की शुरुआत है वो उन्होंने जियो के लॉन्च के साथ कर दी। अपना उन्होंने जो अपने प्लान्स थे, जिस तरह से जियो के प्लान्स रखे गए वो रेवोल्यूशनरी रखे गए और अब जो मुद्दे उठ रहे हैं COI जिस तरह से अगेंस्ट जा रहा है, साफ तौर पर उनका मानना है गलत है, ना केवल सेक्टर के लिए, सेक्टर की छवि के लिए बट ओवरऑल अगर पैन इंडिया आप देखें जो डिजिटल इंडिया का फोकस है प्रधानमंत्री का, उसके लिए भी। ऑल राइट, जिस तरीके से अभी अंचल ने भी बताया कि टेक्नोलॉजी भी काफ़ी फोकस है और उन्होंने COI को एक तरीके से हड़काया भी है और उसी तरीके से अब अश्योरेंस वो अपने इन्वेस्टर्स को भी दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अश्योर किया है कि हम वी विल नॉट लूज मनी, उनका ये क्रक्स है इंटरव्यू का। और जियो के सभी निवेशकों को उन्होंने कहा है कि निवेश में हाई टीन रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। टेलीकॉम स्पेस में कहीं ना कहीं 18 से 19% का रिटर्न यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा और खास तौर पर पूरे ही टेलीकॉम स्पेस पर उनको पूरा भरोसा है। और जिस तरीके से सुमित आप भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी स्पेस के बारे में वो बहुत क्रेजी और काफी समय से उनका बहुत उत्साह था और यही मानते हैं वो कि इस स्पेस में अब आगे डिजिटल इनोवेशन के जरिए ही बिजनेसेस की जो रुख है वो बदलता हुआ नजर आएगा। और अपने हाई टीन्स यानी कि अपने बच्चों पर भी उनको पूरा भरोसा है। ईशा और आकाश की अगर बात करें तो वो जियो के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में है और इनके बारे में अब ज्यादा बातचीत कर लेते हैं दीपाली से। बताइए दीपाली। शुक्रिया साक्षी। बिल्कुल, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज की नेक्स्ट जनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने ये कही कि ईशा और आकाश जिस जनरेशन के हैं वो जनरेशन उनसे 10 टाइम्स बेटर है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस बेटरमेंट की वजह से ही एक कंसिस्टेंट एंडेवर है रिलायंस का कि जो एम्प्लॉयज़ वो रखें वो 30 इयर्स की एवरेज एज उनकी रहे और लीडरशिप एज 45 इयर्स की रहे। ये उनका एक जनरल व्यू था यंग जनरेशन के बारे में जिसे वो अपने आप से 10 टाइम्स बेटर मानते हैं। वहीं ईशा और आकाश के कॉन्टेक्स्ट में जब खासतौर से उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके बच्चे खुद तय करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, पूरी आज़ादी है उन्हें अपने पैशन को फॉलो करने की। ईशा के बारे में उन्होंने बताया कि वो
स्टैनफोर्ड से MBA करने जा रही हैं और आकाश पूरी तरह से रिलायंस जियो के काम में इन्वॉल्व हैं। तो आकाश पूरा जिम्मा उठा रहे हैं, एक यंग लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल क्लियर की कि उनके बच्चे अपने पैशन को खुद फॉलो करें, इसकी पूरी आज़ादी है। और आखिर में बहुत उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि हाँ, बच्चे अब उस स्थिति में हैं जब वो उन्हें ये कह सकते हैं कि डैड यू डोंट गेट इट, यानी या यहाँ आप सही नहीं है या फिर ये कदम आपका ठीक नहीं, यानी वो जो कॉन्वर्सेशन उनका उनके बच्चों के साथ होता है वो 2 वे होता है। जी, तो 2 वे कम्युनिकेशन भी है और सबसे अहम चीज़ इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन को उन्होंने चांस भी दिया है कि इस जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी की समझ है वो ज़्यादा बेहतर है और शायद इसीलिए वो ड्राइव भी कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल उनसे ये भी पूछा गया था कि क्या रिलायंस का शेयर चलेगा, बहुत समय हो गया है, अंतराल हो गया, रिलायंस के शेयर में कोई रिटर्न नहीं आया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी की जो चाल है वो बहुत समय से इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि बहुत बड़ा केपेक्स कंपनी कर रही थी, बड़ा केपेक्स प्लान कंपनी ने लाइनअप किया हुआ है। पिछले 40 सालों में, यानी कि 1977 में जब कंपनी का IPO आया था, तब से लेके अब तक कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न दिया है, एक अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़े केपेक्स के अंतिम चरण में वो आ चुके हैं और उस अंतिम चरण के बाद अब यहाँ से जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा मल्टीफोल्ड होने वाली है। कंपनी एक तेल गैस कंपनी से डाइवर्सिफाई होकर अब टेलीकॉम स्पेस के अंदर भी आ चुकी है, रिटेल स्पेस में ऑलरेडी है, तो एक बड़ा डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर देखने को मिला है। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि उन्होंने इस पूरे ही मामले के अलावा अपने पारिवारिक मुद्दों पे भी बातचीत की है, अनिल अंबानी को लेकर भी उन्होंने काफ़ी बातें कही हैं। वो क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। रजत मेरे साथ मौजूद हैं, रजत बताइए। बिल्कुल, 2005 की बात याद करें सुमित, जब दोनों भाइयों के बीच में विवाद इतना गहरा गया कि बिल्कुल अपने बिजनेस मॉडल्स को और बिजनेस को ही स्प्लिट करना पड़ा, कंपनी को अलग अलग करना पड़ा। और अनिल अंबानी के खेमे में टेलीकॉम, साथ ही साथ फाइनेंशियल, एनर्जी कारोबार जाता हुआ नजर आया। वो एक बुरा दौर था, एक ऐसा दौर था जिसको रिलायंस ग्रुप यहाँ पर भुलाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि पुरानी बातें छोड़कर परिवार के तौर पर एक अच्छे संबंध हैं दोनों भाइयों के बीच में। और अब देखना होगा कि सबसे बड़ा बेनिफिट अब गोइंग फॉरवर्ड रिलायंस जियो के लॉन्च के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन कैसे आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है ऑलरेडी रिलायंस कम्युनिकेशन का और उसकी जो सेवाएं हैं, स्पेक्ट्रम अगर यूज़ करती है रिलायंस जियो तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर जो दोनों कंपनियों के लिए बनता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल अभी तक इनका यही कहना है कि बिजनेस मॉडल अलग है दोनों ही ग्रुप्स का, और एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे कंपनियों के जैसे प्रतिद्वंदी हैं वैसे रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ ही भी काम होगा। पर गोइंग फॉरवर्ड बहुत बड़ा हो सकता है कि स्ट्रैटेजिक मूव्स जो हैं वो दोनों ग्रुप्स करते हुए नजर आए। जी, तो अनिल अंबानी को लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया और साथ ही साथ अब और आखिरी जो मुद्दा था वो था तेल गैस को लेकर। AGM में भी बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने कवर नहीं किया तेल गैस कारोबार में, लेकिन तेल गैस कारोबार में जो भी बातचीत कही उन्होंने उस पर भी बात कर लेते संदीप से। संदीप, स्पेशली ऑयल एंड गैस में जो सबसे प्रिवेलिंग चीज़ है वो है विवाद, ONGC के साथ जो गैस विवाद चल रहा है, क्या कहा इस बारे में उन्होंने? शुक्र समित, KG बेसिन को लेकर ये विवाद है, उसकी प्राइसिंग को लेकर तो काफ़ी लंबे समय से सरकार के साथ इनका आर्बिट्रेशन चल रहा है, जो कि AGM में भी उन्होंने कहा था कि उसके जो ऊपर जो आर्बिट्रेशन है वो जारी रखेंगे। लेकिन ONGC के साथ उसी बेसिन से ONGC के ब्लॉक से गैस निकालने की जो बात इनके ऊपर आई थी, जिसके ऊपर AP शाह कमेटी की एक रिपोर्ट भी आई है, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग और आश्चर्यजनक जो कमेंट्स हैं वो ऑफर किए हैं। उनका ये कहना था, AP शाह पैनल की जो रिपोर्ट आई है वो अभी तक उन्होंने पूरी तरह से पढ़ी नहीं है। उनका ये भी कहना था कि वो पूरी तरह से इस जो गैस कारोबार है उसकी देखरेख नहीं कर रहे हैं। इनकी मैनेजमेंट टीम में 2 और चेहरे हैं, प्रसाद और खंडेलवाल, वो दरअसल बिजनेस जो गैस कारोबार है उसको पूरी तरह से हेड करते हैं। तो अगर कोई भी सवाल है या डिटेल में कोई भी बातचीत करनी है, आपको जवाब चाहिए, तो आपको उनके सामने सवाल रखने चाहिए, मैं केवल गाइडेंस के लिए मौजूद हूं, ऐसा मुकेश अंबानी का उस इंटरव्यू में कहना था। तो उस लिहाज से देखा जाए कोई साफ बात उन्होंने ONGC के साथ इनका जो विवाद चल रहा है, जिसपे AP शाह पैनल की रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये साबित हुआ कि उन्होंने गैस निकाली है ONGC के ब्लॉक से, तो वो थोड़े से आश्चर्यजनक थे। ज्यादा फोकस इंटरव्यू में जियो, केपेक्स और साथ ही साथ रिटर्न के ऊपर था। चलिए, तो आपको सभी इस पूरे इंटरव्यू के अलग अलग हमने जो एंगल्स हैं वो समझाने की कोशिश की है। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर भी आई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी बातों पे, सभी पक्षों पर बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही कि करीब 30 से 40 सांसद जो हैं वो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है और रिलायंस जियो के पक्ष में ये सभी उतर चुके हैं। ग्राहकों के हित के लिए काम करे सरकार, ऐसा उन सभी जो सांसद हैं उन्होंने चिट्ठी में अपने क्लियर किया है। और पुरानी टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे या फिर कोई एक्शन ले, इसको भी उन्होंने कहा गया है। उसके अलावा अहम चीज़ है कि कॉल ड्रॉप पहले भी एक बड़ा इशू रहा है, लेकिन इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ही रिलायंस जियो ने इस चीज़ साफ की थी कि अब नई टेक्नोलॉजी के बाद या फिर सर्विसेज देने के बाद अब कॉल ड्रॉप का जो इशू है उसे काफ़ी हद तक वो मेट कर पाएंगे। तो ये एक पहली चीज़ थी जिसको उन्होंने कहा किया गया था। रादर असीम के पास पूरी खबर भी, असीम से बातचीत कर लेते हैं। असीम, क्या है पूरा अपडेट?
जी देखिए, जो पुरानी कंपनी है वो रिलायंस जियो को इंटरकनेक्शन जो है वो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से उनके नेटवर्क में लगातार कॉल ड्रॉप जो है वो बढ़ता जा रहा है, नेटवर्क जो है वो चौक होता जा रहा है। तो इस बाबत कई सांसद हैं जिन्होंने कि टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा को चिट्ठी लिखी और कहा है कि आप जो है इस पूरे मामले में इंटरवीन करें और देखें कि क्यों ये पुरानी कंपनियां जो है रिलायंस जियो की एंट्री को जो है वो रोक रही हैं। आपको ग्राहकों के हित के लिए जो है वो काम करना होगा। तो ये सारी मैटर्स जो है उन्होंने टेलीकॉम मिनिस्टर मनोज सिन्हा को जो है उन्होंने लिखा है और कहा है कि आप इसमें इंटरवीन करें। हालांकि दूरसंचार विभाग का ये पक्ष है कि ये मामला जो है वो TRAI का है और TRAI इस पूरे मामले में जो है वो देखेगा कि किस तरह से इसको लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन और लाइसेंस की जो शर्तें हैं उसको लागू करवाना TRAI का जो है वो मामला है। जी, कोई रिएक्शन आपको मिल पाया अब तक TRAI की तरफ से? देखिए, TRAI के तरफ से अभी तो कोई एक्शन नहीं पाया, लेकिन जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि TRAI कुछ दिनों के अंदर अंदर एक लेटर जो है वो इनकम्बेंट ऑपरेटर को लिखने वाला और कहने वाला है कि आप पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन दीजिए, क्योंकि लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक इंटरकनेक्शन जो है देना बनता है। रिलायंस जियो कमर्शियल सर्विस जो है वो शुरू कर चुका है और हो सकता है कि लेटर जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आज या कल जो है लेटर जा सकता है टेलीकॉम कंपनियों के इनकम्बेंट ऑपरेटर के पास कि जितनी डिमांड है रिलायंस जियो के पास आप उनको दीजिए, अन्यथा जो ट्राई जो है बाध्य होगा एक्शन लेने के लिए लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असीम आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे इसके ऊपर। लेकिन इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखिए 1.5% ऊपर आ चुका है 1032 के स्तरों पर, और रादर कुछ बाइंग अभी अभी आई है और इस बाइंग के बाद रिलायंस करीब 1.5% ऊपर 1033 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। कई जानकारों से, कई दिग्गजों से हमने बातचीत की। रामदेव अग्रवाल, ज्वाइंट MD मोतीलाल ओसवाल, क्या कहना है रिलायंस जियो के कारोबार को लेकर, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये जो रिलायंस जियो का लॉन्च है उससे जो डिसरप्शन है, अभी कितना सक्सेसफुली दे आर एबल टू डिसरप्ट, आई वुड थिंक दे आर एबल टू मेक एन इम्पैक्ट। मतलब राउंड 1 आई वुड से रिलायंस जियो हैज गॉन ओवर द अदर्स, लेकिन ये क्या है, कई राउंड्स होंगे अभी इसमें, और कैसे कंपटीशन रिएक्ट करेगा और कैसे कंज्यूमर बिहेव करेंगे इस सिचुएशन में, ये मेरे ख्याल से 4-6 महीने में काफ़ी क्लियर हो जाएगा। देन यदि डोमिनेंट प्लेयर बन के निकलता है रिलायंस जियो, तो एंड देन कंपटीशन हम्बल्ड, सी अभी भी कंपटीशन इज़ काफ़ी सब रेवेन्यू प्रॉफिट उनके पास है अभी, तो ये 6 महीने के बाद कैसे दिखता है वो समझ में आएगा ना। जी बिल्कुल, तो आपने सुना रामदेव अग्रवाल को, जिनका मानना है कि जियो की किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है वो 4 से 6 महीने में ही क्लियर हो पाएगा, और कंपटीशन किस तरीके से इसको लेता है या फिर इस तरीके से पूरे ही सेक्टर में किस तरीके से बाकी प्लेयर्स भी उभर कर आते हैं वो देखना होगा, और उसी के बाद टेलीकॉम स्पेस में कोई ना कोई पोजीशन बनाई जा सकती है।